तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत करता हूं आपका सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो पहले जिस प्रकार हम बड़े टाइम बाद आज आप लोग उससे मिल रहे हैं। पिछली वीडियो तो लास्ट मैंने छोड़ी थी चंद राजवंश पे। चंद राजवंश का पहला पार्ट लगभग कवर करा चुका था। सोमचंद ने चंद राजवंश की स्थापना की थी, फिर अभयचंद का अभिलेख देखे थे, फिर त्रिलोकचंद के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए, तो चंद राजवंश पे जो अगली चर्चा हमारी होगी, इस राजवंश के जो राजा होगा गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद चंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। तो इस बारे में थोड़ा बहुत हमारी चर्चा ज़्यादा बनेगी, क्योंकि गरुड़ ज्ञानचंद का टाइम पीरियड सबसे लंबा टाइम पीरियड था चंद डायनेस्टी में। तो चंदों में गरुड़ ज्ञानचंद पढ़ना थोड़ा हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्रुप सी के पर्पज़ से भी हो जाता है थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सबसे बहादुर, सबसे शक्तिशाली था। दूसरा, इनका कार्यकाल सबसे लंबा था चंदों में। तो चलिए गरुड़ ज्ञानचंद पे चर्चा करता हूँ। मेनली जो माना जाता है, थोड़ा गरुड़ ज्ञानचंद का टाइम पीरियड देखें या दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड से हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत लेखकों में मतभेद है, अलग अलग इसके सन हम पे मिलते हैं। फिर भी चलते बात करते हैं। तो मेनली जो गरुड़ ज्ञानचंद का टाइम पीरियड आता है हम पे, वो आता है 1374 से 1419 के बीच। 1374 से 1419 के बीच लेखकों ने इसका टाइम पीरियड दर्शाया है। इस टाइम पीरियड में मेनली क्या होता कि गरुड़ ज्ञानचंद, नाम तो इनका ज्ञानचंद था, लेकिन गरुड़ की इन्होंने उपाधि धारण की थी। तो जो ये उपाधि थी गरुड़ की उपाधि इन्हें दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। ये बात थोड़ा आप लोग भी नोट कर लीजिए, बेसिक क्वेश्चन है पर टकरेगा कभी। फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। इसकी कहानी भी मैं अभी आपको इसके बाद बताता हूँ, धीरे धीरे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। पहले ये चीज़ नोट कर लीजिए। फिर गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में जो दूसरी चीज़ आती है, इनका टाइम पीरियड चंदों में सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा है गरुड़ ज्ञानचंद का। 1374 से 1419 के बीच ये इनका शासनकाल रहा है, तो सबसे लंबा टाइम पीरियड है। फिर तीसरा, इनका राजकीय चिन्ह गरुड़ था। तो हम ये भी मान सकते हैं कि गरुड़ ज्ञानचंद वैष्णव धर्म से था। जो गरुड़ का चिन्ह होता है ये वैष्णव धर्म में होता है, तो इसलिए हम ये बात भी हम पे निकल के आती कि गरुड़ ज्ञानचंद वैष्णव संप्रदाय से था। तो अब आ जाइए गरुड़ ज्ञानचंद पे थोड़ा बहुत देखे। गरुड़ ज्ञानचंद और इनके बगल में पड़ता है कुमाऊं तराई के नीचे, जस्ट नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पे पड़ता हम पे रुहेलखंड में इस टाइम जो राजा था, कटेहर राजा था खड़गू सिंह लगातार शक्तिशाली होता जा रहा था, बहुत शक्तिशाली था। फिर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक था इनके समकालीन। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि दिल्ली बदायूं वाला क्षेत्र, जो यूपी में बदायूं वाला क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र में यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक सैयद मोहम्मद को फिरोज शाह तुगलक बदायूं का गवर्नर नियुक्त करता है। तो सैयद मोहम्मद था, फिरोज शाह दिल्ली का सल्तनत था, बदायूं दिल्ली सल्तनत के अधीन एक छोटा सा प्रांत था। तो बदायूं का गवर्नर जो नियुक्त करता है सैयद मोहम्मद को, फिरोज शाह तुगलक करता। फिर क्या होता कि सैयद मोहम्मद और रुहेलखंड के राजा खड़गू सिंह के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में सैयद मोहम्मद हारता है। सैयद मोहम्मद जब हारता है तो दिल्ली सल्तनत वापस जाता है फिरोज शाह के पास, फिरोज शाह से मदद मांगता है। मदद स्वरूप फिरोज शाह भी दिल्ली से सेना लेके खड़गू सिंह के दमन के लिए आगे बढ़ता है। खड़गू सिंह जब दिल्ली की सेना को देखता है, खड़गू सिंह 1.5 लाख की सेना खड़गू सिंह के पीछे रुहेलखंड में आ रही थी, तो खड़गू सिंह भी भाग निकलता है रुहेलखंड से कुमाऊं की ओर। दिल्ली सल्तनत की सेना देख खड़गू सिंह भी हालत ख़राब हो जाती है और पहुंच जाता कुमाऊं में शरण लेने। जब कुमाऊं में खड़गू सिंह का शरण लेता है तो इस चीज़ की भी हमें जानकारी देता है। जो जानकारी देती है हमें, जो एक बुक आती है हम पे, इसका जो स्रोत है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। जो तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही बुक है, जियाउद्दीन बर्नी की बुक है। जियाउद्दीन बर्नी इसी बुक में दर्शाता है कि खड़गू सिंह ने फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कुमाऊं में शरण ली थी। ये चीज़ आता है हम पे अभी। तो ये था दिल्ली सल्तनत, कटहर और
फिरोज शाह तुगलक और गरुड़ ज्ञानचंद के मध्य का अभी स्टार्टिंग में ये स्टोरी थी। अब जब खड़गू सिंह कुमाऊं में आता है तो कुमाऊं में क्या आता है, तो फिरोज शाह तुगलक भी पीछे पीछे कुमाऊं की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देता है। जब गरुड़ ज्ञानचंद देखता है फिरोज शाह तुगलक कुमाऊं की ओर प्रस्थान कर रहा है, बड़ी सेना लेके कुमाऊं की ओर आ रहा है, तो हालत ख़राब थी भाई साहब, फटी पड़ी में ये भी पहुंच जाता है सीधा दिल्ली। दिल्ली सल्तनत की सेना के भय से फिरोज शाह तुगलक तुरंत दिल्ली पहुंच जाता है, खड़गू सिंह को कुमाऊं से बाहर कर देता है फिरोज शाह तुगलक। तो हम पे कभी क्वेश्चन बनता है, दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक कौन था, तो भाई साहब यही गरुड़ ज्ञानचंद जी, गरुड़ ज्ञानचंद थे जो दिल्ली दरबार में सर्वप्रथम गए थे चंदों में से, यहीं पे चले थे क्योंकि खड़गू सिंह ने यहाँ पे शरण ली थी। फिरोज शाह तुगलक की सेना कुमाऊं के लिए प्रस्थान कर रही थी, इसी डर इसी भय के कारण जो गरुड़ ज्ञानचंद थे, गरुड़ ज्ञानचंद दिल्ली दरबार में हाजिर हुए। फिर दिल्ली दरबार में जब गरुड़ ज्ञानचंद चलते हैं, फिर फिरोज शाह तुगलक के साथ ये रोहेलखंड में खड़गू सिंह के दमन के लिए साथ चलते हैं। तो रोहेलखंड में एक और घटना घटती है। जब ये रोहेलखंड के जंगलों में थे तो एक बात जो राइटर लिखते हैं मेनली के कहते हैं कि गरुड़ ज्ञानचंद ने उड़ते हुए गरुड़ पे तीर मार के इसका शिकार किया था। फिरोज शाह इससे बहुत प्रसन्न हुआ था। गरुड़ ज्ञानचंद का निशाना अचूक था, इसी अचूक निशाने के कारण जब गरुड़ का ये वध करते हैं उड़ते हुए गरुड़ का, तो इसी के कारण इन्हें गरुड़ की उपाधि दी जाती है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो ये था फिरोज शाह तुगलक और गरुड़ ज्ञानचंद के मध्य संबंध। यहीं से गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई। फिर संबंध दिल्ली सल्तनत के साथ इनके अच्छे रहे। फिर तराई क्षेत्र में भी गरुड़ ज्ञानचंद थोड़ा बहुत अधिकार कर लेता है। फिर गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में जो चीज़ हम पे आती है कि दिल्ली सल्तनत में इसने 1380 में ये दिल्ली सल्तनत दरबार में उपस्थित हुआ था, ये डेट हम पे आती है। फिर अगली बात जो अगला अभियान, अब थोड़ा बहुत गरुड़ ज्ञानचंद खुश हो जाता है, दिल्ली दरबार के मध्य संबंध अच्छे थे, तो अब ये देखता है इनके ये कुमाऊं वाला, ये पूरा उत्तराखंड वाला हम इसे क्षेत्र लेते हैं तो देखिए, तो इधर तो पंवार राजवंश था, इधर चंद था, ये वाला पोर्शन थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे हमारा जो पोर्शन था यहाँ पे था शौर, ये शौर राजा था। शौर के जो इस टाइम राजा थे वो बम राजा कहलाते हैं। जैसे मेनली शौर के राजाओं को बम राजा की उपाधि दी जाती थी शौर के राजाओं को। तो इस टाइम जो गरुड़ ज्ञानचंद के टाइम शौर में था, शौर में जो राजा था वो था विजय बम। शौर का राजा इस टाइम विजय बम शौर का राजा था। ज्ञानचंद भी शौर को हड़पने के लिए आगे निकलता है, शौर पे आक्रमण करता है। आक्रमण क्या करता है कि ज्ञानचंद शौर को जीत लेता है। ज्ञानचंद के शौर विजय की जो जानकारी हम पे मिलती है, मेनली विजय बम का एक अभिलेख आता है, सेरा खड़ाकोट का अभिलेख ताम्रपत्र। जो सेरा खड़ाकोट का जो ताम्रपत्र मिलता है, ये मिलता है विजय बम का। इसी ताम्रपत्र में जो विजय बम उल्लेख करता है गरुड़ ज्ञानचंद को महाराजा धीराज की उपाधि ये गरुड़ ज्ञानचंद को देता और स्वयं कोई उपाधि नहीं लेता। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, अपने को कोई उपाधि नहीं ली, जबकि गरुड़ ज्ञानचंद को महाराजा अधिराज की उपाधि दी। मतलब शौर के राजा को हरा के गरुड़ ज्ञानचंद इन्हें अपना करद बना देता है, अपने अधीन शौर को ले आता है। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि शौर विजेता के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही गरुड़ ज्ञानचंद को शौर विजेता के नाम से जाना जाता है। शौर विजय अभियान में जो गरुड़ ज्ञानचंद का मेन सेनापति जो नाम हम पे आता है वह आता है, इनका सेनापति था इस टाइम नीलू कठायत नाम का सेनापति किस चंद शासन के टाइम पीरियड पे था। तो
यहाँ पे गरुड़ ज्ञानचंद का नाम हम पे आता है। गरुड़ ज्ञानचंद के टाइम पीरियड पे नीलू कठायत सेनापति था। नीलू कठायत एक शक्तिशाली सेनापति था, लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ाते जा रहा था। तो दरबारी में ज्ञानचंद के दरबार में एक और व्यक्ति था, जस्सा की मोठी, जो नाम आता हम पे जस्सा किलमोठी। जस्सा किलमोठी नामक व्यक्ति था, जो थोड़ा बहुत द्वंद्व रखता था नीलू कठायत से। तो ये क्या करता कि दरबारी व्यक्ति था, ये धीरे धीरे ज्ञानचंद के पास जाता है, ज्ञानचंद के कान भरना शुरू कर देता है। ज्ञानचंद भी देखता है कि नीलू कठायत ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, आने वाले टाइम पीरियड में मेरी शायद ज्ञानचंद के लिए खतरा बनता। इससे पहले ज्ञानचंद कूटनीतिज्ञ से नीलू कठायत की हत्या करवा देता है, और यहीं पे नीलू कठायत का चैप्टर भी हम पे समाप्त हो जाता है। तो नीलू कठायत मेनली गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था, पहली बात हम पे आती है। दूसरी बात, इसकी स्वयं हत्या भी गरुड़ ज्ञानचंद ने कराई थी। फिर गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में और जानकारी, तो एक और गोबासा ताम्रपत्र, गोबासा गांव से मिला है, इसलिए गोबासा ताम्रपत्र ये भी ज्ञानचंद से संबंधित है। गोबासा ताम्रपत्र किस चंद्र शासक से संबंधित है? तो गोबासा ताम्रपत्र जो था गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित था। ये तो गरुड़ ज्ञानचंद के बारे पे हम पे जानकारी, पहली जो जानकारी हम पे आती, गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए दिल्ली दरबार में गया था। दिल्ली दरबार में जब फिरोज शाह तुगलक के साथ शिकार पे गए थे रोहिलखंड में, तो इन्होंने उड़ते हुए गरुड़ पर तीर मारा, जिस कारण फिरोज शाह इन्हें गरुड़ की उपाधि देता है। फिर देखिए, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की ये बुक मिलती है। इसी बुक में रोहिलखंड के राजा खड़गू सिंह का कुमाऊं में शरण लेने का उल्लेख भी मिलता है। गरुड़ ज्ञानचंद का दिल्ली दरबार में जाना भी इसी बुक में दर्शाया गया। 1380 के आसपास की ये घटना थी। फिर सौर विजेता भी गरुड़ ज्ञानचंद को कहते हैं। गरुड़ ज्ञानचंद सौर विजय के में जो गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था, नीलू कठायत था, सौर का राजा उस टाइम विजय बम था। विजय बम गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि अधीनता स्वीकार कर लेता है, जिसका स्पष्ट उल्लेख हम पे मिलता है सेरा खड़ाकोट ताम्रपत्र से। तो ये था हम पे गरुड़ ज्ञानचंद। इनका टाइम पीरियड कुमाऊं में सर्वाधिक लंबा था, तथा ये सबसे शक्तिशाली राजा कुमाऊं से रहे, चंद राजवंश से रहे हैं। तो गरुड़ ज्ञानचंद के बाद जो अगली चर्चा हम पे हो जाती है वो होती है उद्यानचंद। उद्यानचंद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। मेनली उद्यानचंद के बारे में हम दो चीज़ों का उल्लेख हम पे मिलता है। एक, उद्यानचंद के बारे में जो जानकारी मिलती है कि बालेश्वर मंदिर, चंपावत में पड़ता है हमारा बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर का जो निर्माण था वो उद्यानचंद ने करवाया था। निर्माण जो बालेश्वर मंदिर का कराया था वो उद्यानचंद ने कराया था। इसके बाद इनका पुत्र विक्रमचंद आएगा जो इसको कंप्लीट कराएगा। मतलब एक तरीके से हम कहेंगे तो बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार विक्रमचंद कराता है, जबकि निर्माण बालेश्वर मंदिर का जो निर्माण आएगा वो उद्यानचंद करवाएगा। तो बालेश्वर मंदिर का जो निर्माण था उद्यानचंद ने कराया था, जबकि इनका पुत्र विक्रमचंद इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है। जब ये राजा बने थे, शुरू में उद्यानचंद जब राजा बनता है तो ये 1 वर्ष के लिए प्रजा से मालगुजारी बंद कर लेना समाप्त कर देते हैं। 1 साल से कर मुक्त कर देते हैं। 1 साल। उद्यानचंद के बारे में जो जानकारी मिलती है, जब उद्यानचंद का राज्यारोहण हो रहा था तो ये उस दिन घोषणा करते हैं 1 साल के लिए प्रजा से मालगुजारी समाप्त कर देते हैं। 1 साल तक प्रजा से कर नहीं लेता। ये था उद्यानचंद। उद्यानचंद के बारे में 2 ही चीज़ें हम पे मिलती है, एक बालेश्वर मंदिर, दूसरा 1 साल के लिए मालगुजारी बंद कर देता है। फिर उद्यानचंद ज़्यादा टाइम पीरियड इनका रहा नहीं। टाइम पीरियड पे ज़्यादा हम चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट बुकों में डिफरेंट है। तो इसलिए हमारी चंदों में थोड़ा बहुत रुद्रचंद के बाद ही हम टाइम पीरियड पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। उससे पहले का मैं टाइम पीरियड पे थोड़ा बहुत मतभेद है, इसलिए मैं ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपकी क्वेरी ज़्यादा आती है ये तब था ये तब था। थोड़ा बहुत अलग अलग बुकों में अलग है, इसलिए मैंने इसे सेपरेट छोड़ दिया है। तो चलिए, इनके बाद जो अगला आएगा, अगला विक्रमचंद। विक्रमचंद के बारे में भी पहली तो एक बात मैं पहले बता चुका हूँ, बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार। कहते हैं कि उद्यानचंद आधा अधूरा काम करवा के ही
मर गया था तो पूर्ण काम जो कराया था वो विक्रमचंद ने कराया था, या पूर्ण काम बोलें या जीर्णोद्धार बोलें, तो इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वो विक्रमचंद ने कराया था। फिर विक्रमचंद के बारे में जो दूसरी जानकारी मिलती है, बालेश्वर मंदिर से जो ताम्रपत्र मिला है वो विक्रमचंद का ताम्रपत्र मिला है। बालेश्वर मंदिर से ताम्रपत्र किस चंद शासक का मिला है, तो विक्रमचंद का ताम्रपत्र मिला है। इसी ताम्रपत्र में विक्रमचंद, एक गुजराती ब्राह्मण मिलता है हम पे, कुंज शर्मा, एक गुजराती ब्राह्मण था कुंज शर्मा को भूमिदान का उल्लेख भी इस ताम्रपत्र में हुआ है। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र हम कत्यूरियों में पढ़ चुके हैं, हम चंदों में पढ़ चुके हैं। तो देखिए कत्यूरियों में तो बालेश्वर से देसड़ देव का मिला था, अगर चंदों में आएगा तो चंदों में हम विक्रमचंद का ताम्रपत्र मिला है बालेश्वर से। अगर एक चीज़ और बताता होगा तो मैं, बालेश्वर मंदिर कराचल देव का भी यहाँ से ताम्रपत्र मिलता है, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख भी मिलता है। ये 3 चीज़ें बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र में 3 अलग अलग लोगों के ताम्रपत्र मिलते हैं। देसड़ देव कत्यूरी राजा का भी ताम्रपत्र यहाँ से मिलता है। दूसरी चीज़, विक्रमचंद चंद्र राजा था, इसका भी ताम्रपत्र हमसे यहाँ पे मिलता है। तीसरा, कराचल देव का भी ताम्रपत्र इसमें मिलता है। और 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख यहाँ पे कराचल देव करता है। तो ये था विक्रमचंद के बारे में हम पे जानकारी। अब जो इम्पोर्टेंट राजा हम पे आता विक्रमचंद के बाद, जिस पे हमारी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही चर्चा होगी, वो होगा भारती चंद। भारती चंद पे ज़्यादा चर्चा क्यों होगी हमारी, क्योंकि भारती चंद एक प्रभुत्व संपन्न चंद शासक था। चंदों में पहला राजा था भारती चंद, जो प्रभुत्व संपन्न, पहले के जो भारती चंद से पहले के जो राजा रहे हैं ये डोटी के अधीन थे। भारती चंद प्रथम स्वतंत्र शासक था चंद राजवंश में, इसलिए भारती चंद पे हमारी चर्चा ज़्यादा बनती है। तो आइए भारती चंद के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। भारती चंद, मेनली जो भारती चंद का टाइम पीरियड माना जाता है 1437 से 1450, 1437 से 1450 के मध्य भारती चंद का टाइम पीरियड था। तो भारती चंद के बारे में जो जानकारी मिलती है, पहला तो भारती चंद डोटी के साथ युद्ध करता है। इस युद्ध के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ। डोटी की अधीनता ये छोड़ देता है, अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंदों में पहला स्वतंत्र शासक कौन था, तो आंसर हम पे आता है भारती चंद। क्यों? क्योंकि इसने डोटी को कर देना बंद कर दिया था। भारती चंद से पहले के सारे चंद शासक डोटी के अधीन थे, इस बात की भी हम पे जानकारी मिलती है। दूसरा, 12 वर्षीय युद्ध। भारती चंद और डोटी राज्य के मध्य 12 वर्षों तक लगातार युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को 12 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आइए तो पहले इसी युद्ध पे बात करते हैं हम। भारती चंद का 12 वर्षीय युद्ध, ये था डोटी राज। डोटी वर्तमान में कहते हैं पर्वत डोटी। डोटी वाला राज सीरा और डोटी को मिला के इस टाइम पर्वत डोटी के नाम से हम इसे जानते थे। तो यही राज्य पे भारती चंद आक्रमण करता है। तो भारती चंद के आक्रमण की जानकारी जो हम पे मिलती है, मेनली इस टाइम जो डोटी का राजा था यक्षमल। भारती चंद के टाइम पीरियड में जो डोटी का राजा था, इसे यक्षमल या नागमल, इसका जो दूसरा नाम मिलता हम पे किताबों में वो है नागमल या यक्षमल के नाम से ये जाना जाता था। फिर सिरा डीडीहाट का पुराना नाम जो है सिरा है, और सौर पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है। तो डीडीहाट में बली नारायण, डीडीहाट बोलूँ या सिरा बोलूँ, बात एक ही है। तो सिरा में जो राजा था इसमें बली नारायण संचार चंद इस टाइम सिरा का राजा था। सौर में इस टाइम बम राजा था। तो इनके विरुद्ध भारती चंद अभियान करता है। इस अभियान में मेनली भारती चंद 12 वर्षों तक बिजी रहता है अपने पूर्व क्षेत्र में। तो 12 वर्षों तक जब युद्ध करते हैं, तो इस युद्ध में मेनली सैनिक क्या होता है कि इन्हीं के इसी बॉर्डर एरिया में
रहना शुरू कर देते हैं। इस टाइम एक प्रथा आती है हम पे, कटक वाली प्रथा। कटक क्या थी? सेना। तो सेना वाली प्रथा मतलब समझ रहे हो? सेना वाली प्रथा क्या थी? इसे कट्टकाली प्रथा, कई लेखक इसे कट्टकाली प्रथा भी कहते हैं। मेनली जो उल्लेख मिलता हम पे कटक वाली। कटक क्या थी? जो सेना के लिए जो स्त्रियां थी इन्हें कटक वाली कहते थे। क्या था कि उस टाइम जब चंद्रसेना वहाँ पे गई थी, इन्होंने भी अपने संबंध बना लिए थे वहाँ की स्त्रियों के साथ। तो यही स्त्रियाँ और इनसे जो उत्पन्न संतानें थी, कटक वाली प्रथा। तो कटक वाली क्या थी? सेना के लिए जो स्त्रियां थी इन्हें कटक वाली कहते थे। इसलिए जो कट्टकाली या कटक वाली प्रथा थी, ये भारती चंद के टाइम 12 वर्षीय युद्ध जो डोटी के विरुद्ध लड़ा था उस टाइम थी। इसी स्त्रियों से जो पुत्र हुए हैं इन्हें कहते हैं नायक। जो कट्टकाली प्रथा या कटक वालियों से जो उत्पन्न संतानें थी ये नायक थी। नायक जाति की उत्पत्ति भी इसी युद्ध में हुई थी। नायक जाति की उत्पत्ति के समय चंद राजा जो था वो भारती चंद था। तो नायक जाति में क्या था कि नायक जाति की स्थिति थोड़ा दयनीय थी। क्यों? ना तो इन्हें चंदों ने इन्हें ज़्यादा महत्व दिया, ना गोरखाओं ने इन्हें ज़्यादा महत्व दिया। तो इनकी स्थिति समाज में निम्न किस्म की मानी जाती थी, निम्न किस्म की थी, दयनीय स्थिति थी। दयनीय स्थिति के कारण जब ये आगे बढ़ते गए इनकी दशाएं और ख़राब होती गई। तो ये लोग धीरे धीरे इनकी महिलाएं वैश्यवृत्ति में आगे आने बैठ गई। वैश्यवृत्ति में जब ये आगे आने बैठ गई, ये कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक कलंक था कि कुमाऊं क्षेत्र में भी वैश्यवृत्ति हो रही है। इसी चीज़ को जब 1915 के बाद कुमाऊं क्षेत्र में जनजागरण शुरू हुआ, इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा राजनीतिक लोग, जीवी पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल जैसे लोग उभर के आने शुरू हुए। तो उन्होंने भी इस प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया। बात सर्वप्रथम आती है 1919 में। बद्रीदत्त पांडे मेनली कुमाऊनियों को कहते हैं, कुमाऊनियों तुम्हारे गढ़ में ये क्या हो रहा है, इस नाम से उल्लेख करते हैं। मेनली कथन भी आता है, हे कुमाऊनियों तुम्हारे यहाँ ये क्या चल रहा है। फिर 1919 में नायक बालिका सुधार सम्मेलन 1919 में होता है। इसी में नायक बालिकाओं की स्थिति सुधारने पे बात की जाती है। अब धीरे धीरे नायक बालिकाओं की स्थिति सुधारने पे बात कीती है। तो 1923 का टाइम पीरियड आता है। 1923 में जब चुनाव हो रहे थे तो नैनीताल से चुनाव जीत के आते हैं, स्वराज दल के टिकट पे यहाँ पे चुनाव जीत के आते हैं जीवी पंत। तो जीवी पंत जब चुनाव जीत के आते हैं तो मेनली सर्वप्रथम काम जीवी पंत इसी क्षेत्र में करते हैं। काम क्या करते हैं कि ये नायक बालिका सुधार प्रस्ताव को संयुक्त प्रांत में रखते हैं गवर्नर के सामने। संयुक्त प्रांत के गवर्नर के सामने नायक बालिका सुधार प्रस्ताव को रखते हैं। तो ये उस टाइम तो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ वैसे भी भारतीयों की बात सुनते नहीं, सुनते सुनते इन्हें लग गए 4 साल। 1928 में इन्होंने बात सुनी और 1929 में नायक बालिका रक्षा अधिनियम पारित कर दिया। और यहीं से इन नायक लोगों की स्थिति सुधरनी शुरू होगी। आजकल के टाइम पीरियड में ये लोग लगातार विकास की धारा में आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। फिर नायक जाति, ये था भारती चंद के बारे में और बात करूँ मैं तो जब भारती चंद ये सिरा वाले क्षेत्र को जीत लेता है तो सिरा वाले क्षेत्र में जो सिरा का सामंत नियुक्त करता है भारती चंद। जो सिरा का सामंत था इस टाइम भारती चंद के टाइम पीरियड में वो था डुंगरा बसेरा। जब भारती चंद इनको जीत लेता है तो यहाँ का सामंत डुंगरा बसेड़ा को यहाँ का सामंत नियुक्त करता है भारती चंद। फिर भारती चंद के बारे में जो जानकारी मिलती है कि भारती चंद ने डोटी का अभियान था, तो ये डोटी का मेनली अभियान किया था, ये 1438 के आसपास किया था। तो ये जानकारी थी भारती चंद के बारे में हम पे मेनली। फिर भारती चंद के टाइम पीरियड में एक और वीरांगना आती है हम पे, भागा नंदयान। तो भारती चंद के बारे में जो अगली जानकारी हम पे मिलती है, भारती चंद के टाइम पीरियड पे एक वीरांगना रहती है भागा
भागाधोयान और भारतीचंद के मध्य जो है कि द्वंद्व युद्ध का भी उल्लेख कुमाऊं के पवाड़ों में मिलता है। कभी कभी आता है कि भागाधोयान किसके समकालीन थी, तो भारतीचंद के समकालीन थी। भारतीचंद का इनके साथ द्वंद्व युद्ध चलता था। तो भारतीचंद के बारे में मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पे मिलती है, इन चीज़ों पे चर्चा कर लेता हूँ, फिर अगले राजा पे जाता हूँ। पहला जो चीज़ आएगी भारतीचंद के बारे में, स्वतंत्र प्रभुता संपन्न। पहला स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न चंद शासक था भारतीचंद। पहला स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न चंद शासक भारतीचंद था, क्योंकि इसने डोटी को कर देना बंद कर दिया था। डोटी को जीतता भी क्या, कर देना बंद कर लेता। जीतने का उल्लेख तो मिलता नहीं है। फिर दूसरी बात, 12 वर्षीय डोटी के साथ 12 वर्ष लगातार 12 वर्षों तक युद्ध करता है। इस युद्ध के दौरान हम देखते हैं कि चंद सैनिक बॉर्डरों पे वहाँ आसपास रहने वाली औरतों से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, जिन्हें कटक वाली सेना वाली, कटक मतलब सेना का प्रयास ही होता है। कटक वाली या कटकाली प्रथा जो हम पे सामने आती है, वो भारतीचंद के टाइम थे। इन्हीं स्त्रियों से जो संतानें पैदा हुई वो नायक जाति थी। नायक जाति की उत्पत्ति भी किसके टाइम पीरियड पर होती, भारतीचंद के बारे में होती। नायक जाति के बारे में बताया। 1919 में सम्मेलन हुआ। 1924 में जीबी पंत जी संयुक्त प्रांत में एक प्रस्ताव रखते हैं नायक बालिका के लिए। फिर 1929 में नायक बालिका रक्षा अधिनियम पारित हो जाता है और यहीं पे उनकी वैश्यावृत्ति पे रोक लग जाती है। तो ये था भारतीचंद के बारे में। फिर भारतीचंद का भागाधोयान के साथ द्वंद्व युद्ध का भी कुमाऊं के पवाड़ों में उल्लेख हम पे मिलता है। तो भारतीचंद के बाद जो अगला राजा हम पे आता है वो आता है रतनचंद। क्या होता कि भारतीचंद जब डोटी से युद्ध कर रहा होता ना, तो डोटी एक चक्कर युद्ध में ऐसी स्थिति आती कि भारतीचंद लगभग हार के एकदम क्लोज रहता है, हारने वाला ही रहता है। इतने में इसका पुत्र रतनचंद, इस टाइम कटेहर रुहेलखंड में इस टाइम कटेहर राजा थे, रुहेलखंड से सहायता मांग के डोटी पे आक्रमण करता और लास्ट मोमेंट पे ये चंद राजा जीत जाता है। तो डोटी अभियान में भारतीचंद के साथ रतनचंद का भी रोल हम पे आता है। फिर रतनचंद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रतनचंद पहला तो जब कटेहरों से ये सहायता मांगता है तो इनके साथ कटेहरों के शांतिपूर्ण संबंध थे। रतनचंद के बारे में जो जानकारी मिलते हैं, पहला तो इनका कटेहरों से मैत्रीपूर्ण संबंध किस चंद शासक के थे, तो एक ही चंद शासक हम पे मिलता है, वो मिलता है रतनचंद। रतनचंद की दूसरी जानकारी जो हम पे रतनचंद के बारे में आती है, रतनचंद के बारे में दूसरी जानकारी क्या आती कि जागेश्वर मंदिर, अल्मोड़ा क्षेत्र में जागेश्वर मंदिर है। 5वां धाम बनाने के लिए इसमें चर्चा चल रही है, मांग चल रही है, जागेश्वर को 5वां धाम बनाया जाए। इसी जागेश्वर मंदिर में धर्मशाला का निर्माण जो कराते हैं वो कराते हैं रतनचंद। और जो रतनचंद के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम पे आती है वो चीज़ है रतनचंद पहला चंद शासक था जिसने कुमाऊं में भू बंदोबस्त कराया था। रतनचंद के बारे में जो कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त, कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त ये था रतनचंद के टाइम पीरियड में कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। मेनली इस भूमि बंदोबस्त में जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी था वो उसका नाम हम पे मिलता है जेंदा किराल नामक भू अधिकारी के अध्यक्षता में ये भूमि बंदोबस्त कराया गया था। रतनचंद के बारे में ये चीज़ें हम पे मेनली मिलती है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रतनचंद के बारे में ये मिलती है। ज़्यादा हम घुसेंगे नहीं डीप, क्योंकि इस हिस्ट्री से ज़्यादा कंसेप्ट आते नहीं है, तो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट और ऊपर के चीज़ें कवर करा रहा हूँ। तो रतनचंद पहला चंद शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त कराया था, और भूमि बंदोबस्त अधिकारी रतनचंद का जो मिलेगा उनका नाम था जिंदा केराल। ठीक है, तो रतनचंद के बारे में ये जानकारी थी। फिर रतनचंद के बाद जो अगला राजा आएगा हम पे वो आता है कीर्तिचंद। कीर्तिचंद थोड़ा बहुत हम पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कीर्तिचंद और अजयपाल का वर्णन मैं पिछली पंवार राजवंश में कर चुका था। कीर्तिचंद और अजयपाल के युद्ध हुए थे, इस बारे में भी चर्चा कर चुका था। कीर्तिचंद पहला चंद शासक था कीर्तिचंद जो गढ़वाल पे आक्रमण करता है। कीर्तिचंद ने गढ़वाल पे आक्रमण किया था।
यहीं से कुमाऊं और गढ़वाल की बिगड़नी शुरू हो गई थी, यहीं से कीर्तिचंद ही मेन जड़ थी इसकी। तो कीर्तिचंद पहला चंद शासक था, गढ़वाल पे आक्रमण किया। देघाट को इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा माना था इस टाइम। कीर्तिचंद मेनली जो कीर्तिचंद का आक्रमण होता है वो 1491 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र पे होता है। पहला आक्रमण अजयपाल पे हुआ था जिसमें अजयपाल हारा था, वो कीर्तिचंद का था। जैसे अजयपाल नाथ संप्रदाय से था उसी प्रकार चंदों में कीर्तिचंद भी नाथ संप्रदाय से था। नाथ संप्रदाय से कीर्तिचंद सा चंपावत में नागनाथ के नाम से ये मंदिर का निर्माण भी जो कराता है वो कीर्तिचंद ही कराता है। कीर्तिचंद के टाइम पीरियड में क्या होता है कि कीर्तिचंद अपने नाम के अनुरूप तराई में कीर्तिपुर, तराई क्षेत्र में एक शहर बसाता है कीर्तिपुर के नाम से। जो कीर्तिचंद था, कीर्तिचंद अपने नाम के अनुरूप तराई क्षेत्र में एक शहर बसाता है कीर्तिपुर नाम से। फिर कीर्तिचंद एक शक्तिशाली राजा तो था, लगातार अपने सीमाओं को विस्तार कर रहा था। कीर्तिचंद क्या करता है कि पहले अल्मोड़ा क्षेत्र के बारामंडल पट्टी, बारामंडल प्लस कत्यूर घाटी को, बारामंडल और कत्यूर क्षेत्र को भी चंद राज्य में जो मिलाता है वो कीर्तिचंद मिलाता है। कीर्तिचंद के बारे में और ज़्यादा जानकारी जो थी, पहला नाथ संप्रदाय का कीर्तिचंद उपासक था। फिर दूसरी बात, अजयपाल पे आक्रमण किया, गढ़वाल पे आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कीर्तिचंद था। कीर्तिचंद ने बारामंडल, अल्मोड़ा की बारामंडल पट्टी को भी चंद राजवंश में मिलाया था। ये था कीर्तिचंद के बारे पे जो हम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है। फिर कीर्तिचंद के बाद जो अगला राजा आएगा, इन राजाओं का ज़्यादा उल्लेख तो हम पे मिलता नहीं, लेकिन एक चीज़ हम पे इस राजा की मिलती है, वो था माणिकचंद। माणिकचंद के बारे में ज़्यादा टाइम पीरियड पे भी चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि उतना स्पष्ट हमें है नहीं, लेकिन माणिकचंद के टाइम पीरियड में जो आता है ना कि यहाँ पे दिल्ली दरबार से भाग के ख्वास खां, दिल्ली दरबार से भाग के ख्वास खां ने कुमाऊं में शरण ली थी। तो उस टाइम जो चंद राजा मिलता है वो मिलता है यहाँ पे माणिकचंद। माणिकचंद के टाइम ख्वास खां ये दिल्ली दरबार से भागा था। शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड था इस टाइम, ये दिल्ली दरबार से भाग के चंद राजवंश में आया था शरण लेने। तो ख्वास खां का जो टाइम पीरियड चंदों में शरण लेने का था, उस टाइम माणिकचंद का शासन टाइम पीरियड था चंदों में। तो माणिकचंद के टाइम पीरियड में ही ख्वास खां ने कुमाऊं में शरण ली थी। एक ही चीज़ हम पे आती है, फिर माणिकचंद के बारे में ज़्यादा जानकारी हम पे मिलती नहीं। अब देखें तो एक टाइम से देखें तो हम चंदों का राज धीरे धीरे विस्तार होना शुरू हो गया था। इन्होंने अस्कोट को जीत लिया था, सीरा को जीत लिया था, शौर को जीत लिया था, इधर कत्यूर घाटी में आ गए थे, बारामंडल में आ गए थे। तो इसी बारे में जो अगली चर्चा हमारी होगी वो अगला राजा हम पे था भीष्मचंद। भीष्मचंद जब शासक बना तो भीष्मचंद के सामने समस्याएं शुरू हो गई थी। स्टार्टिंग से जब गद्दी पे भीष्मचंद बैठा तो भीष्मचंद के बैठने से ही क्षेत्र, जब राज्य विस्तार आपका ज़्यादा क्षेत्रों में हो जाता है तो विरोध होना भी शुरू हो जाता है। कभी डोटी में विरोध हो जाता है, कभी शीरा में विरोध हो जाता था, कभी कत्यूर घाटी में विरोध हो जाता था, कभी सौर में विरोध हो जाता था। तो भीष्मचंद इन चीज़ों से बहुत परेशान था। अब भीष्मचंद कुछ नई रणनीति के साथ आना चाहता है, विरोधों को दबाते दबाते इधर सौर में विरोध दबाता तो शिरा में शुरू हो जाता, शिरा में दबाता तो अस्कोट में शुरू हो जाता, अस्कोट में दबाता तो कत्यूर में शुरू हो जाता। तो भारतीचंद लगभग भारतीचंद कह रहा हूँ, भीष्मचंद इनसे थोड़ा बहुत परेशान था। भीष्मचंद जब परेशान था तो भीष्मचंद यहाँ पे एक निर्णय लेता है। निर्णय क्या लेता है कि भीष्मचंद यहाँ पे अपनी राजधानी से इन क्षेत्रों में पहुंचने में थोड़ा कठिनाई होती थी। तो भीष्मचंद यहाँ पे केंद्रीय राजधानी बनाने की घोषणा करता है। केंद्रीय राजधानी क्या कि राजधानी जो है सेंटर में हो, जहाँ से सारी क्षेत्रों में पहुँचना आसान हो। इस उद्देश्य से भीष्मचंद अल्मोड़ा राजधानी बनाने की योजना बनाता है। याद रखिए, अल्मोड़ा राजधानी बनाने की योजना भीष्मचंद की थी, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में विरोध बहुत ज़्यादा हो रहे थे, विद्रोह, जनता विद्रोह कर रही थी। क्योंकि इन्हें डोटी कह रहा हूँ, शौर जीत लिया था, सीरा जीत लिया था, अस्कोट जीत लिया था इस टाइम पीरियड। तो यहाँ की स्थानीय जनता विरोध कर रही थी चंदों का।
तो यहाँ पे विरोध हो रहे थे। इन्हीं विरोध को दबाने के लिए भीष्मचंद राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। इसी राजधानी परिवर्तन की योजना में जो भीष्मचंद का पहला कदम था वो था खगमरा किला। खगमरा किला अल्मोड़ा में पड़ता है। अल्मोड़ा, इसी खगमरा किले में भीष्मचंद राजधानी स्थानांतरित करना चाहता था। पहले किला बनाया, खगमरा कोट का किला किसने बनाया? किसचंद शासक ने खगमरा कोट का किला बनाया। तो किला बनाने का जो उल्लेख मिलेगा भीष्मचंद जब किला बना रहा था, अभी राजधानी परिवर्तन नहीं हुई थी। इसी किले को देखने जब भीष्मचंद आया था तो यहीं पे एक स्थानीय निवासी, स्थानीय गणपति जिनका उल्लेख हम पे मिलता है, इनका एक स्थानीय सरदार था इस टाइम अल्मोड़ा क्षेत्र में, गजबुठिंगा। गजबुठिंगा भीष्मचंद की हत्या कर देता है और भीष्मचंद का सपना अधूरा ही रह जाता है अल्मोड़ा राजधानी परिवर्तन का। अब ये थे चंपावत से शासन करने वाले चंद। जो अगला चंद राजा हम पे आएगा वो आएगा बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद राजधानी चंपावत से राजधानी ट्रांसफ़र करके अल्मोड़ा लाएंगे। तो यहाँ पे हम केवल चंपावत से जो चंदों ने शासन किया था, इतने चंदों को हमने इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो अगली वीडियो आएगी हमारी चंद राजवंश में, हम बालो कल्याण चंद अल्मोड़ा से शासन देखेंगे इनका, फिर इनका प्रशासन देखेंगे, फिर हम लगातार आगे बढ़ेंगे तो गोरखाओं पे हम बात करेंगे, फिर अंग्रेज़, फिर उसके बाद उत्तराखंड की ज्योग्राफी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। पहले तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतना देखा, फिर बीच में आप लोगों ने इतनी शुभकामनाएं दी, जिसके लिए दिल से आपका लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच और एक बात करनी है कि आप लोग जब देखते हैं ना तो थोड़ा बहुत वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए। जितना आपका लाइक शेयर कमेंट जितने ज़्यादा आएंगे उतने ज़्यादा हमें पढ़ाने में मज़ा भी आता है। तो आप लोगों से एक उम्मीद रहेगी कि आप लगातार शेयर कीजिएगा ग्रुपों में। जो आपके छोटे भाई लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के बीच भी हम जानकारी, अच्छा कंटेंट देते हैं, तो आप उन लोगों के बीच भी हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।